नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारी तेजस सीरीज की 50वीं क्लास है, यानी अर्धशतक लग रहा है तेजस सीरीज का। साथ ही साथ मित्रों, आज 25 जनवरी की ये वेला है और 26 जनवरी प्रातःकाल हम सबके लिए बड़ी मंगलकारी होगी निश्चित तौर पर। और 26 जनवरी तो है ही हमारे लिए गणतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव और त्योहार है। ध्यान रखिएगा, इस गणतंत्र को लाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, हमारे देश के लाखों लाख योद्धाओं का बलिदान है। रक्त से तिलक करके मां भारती को आजाद कराया है। आइए आप और हम मिलकर मां भारती के उस आजादी के उत्सव को, उस गणतंत्र के उत्सव को बड़े धूमधाम और आनंद के साथ मनाएं और प्रण लें कि हे मां भारती, हम जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बस आपसे दगा नहीं करेंगे, आपके लिए ही काम करेंगे। बस इतना सा प्रण है, वो हमारे देश को कई गुना आगे की तरफ ले जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रातःकाल पूरे भारत में और विश्व भर में जहां जहां भी हमारे भारतीय हैं और दूतावास हैं, वहां पर तिरंगा अपनी अलग ही शान में लहराएगा। तो हम तिरंगे को सलाम करते हैं और आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हिंदी व्याकरण के कुछ अच्छे चुनिंदा प्रश्न हैं और आप उत्तर दे पाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो जितने मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। और स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक है, क्लास में आपके समक्ष ले ही रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं। तो एक सुविचार से हम अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है साहब। इसलिए हार नहीं मानेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे, है ना। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके लिए आज के जो प्रश्न हैं ये बहुत उपयोगी रहेंगे निश्चित तौर पर। तो पहला प्रश्न आपके सामने। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी मित्रों को देना है। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? मित्रों, 4 विकल्प आपके सामने है: पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन और चतुर्युग। आपको बताना है कि किसमें विकल्प में बहुव्रीहि समास। अब यहां देखिए, ओहो, यहां थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, है ना। करेक्शन क्या देखिएगा, यहां नहीं है ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, नहीं है, ध्यान देना। हाँ है करते ही तो दिक्कत आ रही है, नहीं है। तो आप बता दें कि किसमें जो है वो बहुव्रीहि समास नहीं है। मित्रों, आपको बताना है। बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी मित्र थोड़ा सा ध्यान देते हुए उत्तर की तरफ आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। चतुरानन मित्रों, है ना, ये भी विशेष अर्थ में बहुव्रीहि में प्रयुक्त हो सकता है। त्रिभुवन, है ना, ये भी। चतुर्युग, ये भी। और यहां पंचपात्र, ठीक है मित्रों। वैसे अगर देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, फिर भी विशेष अर्थ में इन तीनों का अर्थ विशेष रूप में बहुव्रीहि समास में विशेष रूप से प्रचलित है। इसलिए फिलहाल अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो हम कहेंगे कि पंचपात्र जो है द्विगु समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि का नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कितनी बार परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द शुद्धि के रूप में खूब सी बार ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए, ये ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तो ये शु, ध्यान रखना, शंकर वाला स चाहिए, मात्रा छोटी चाहिए, ठीक है। तो शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है ना। आप भी यही बता रहे हैं, पक्का कर लीजिएगा। परीक्षाओं में आता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज तो यहां भी हो सकते हैं और यहां भी हो सकते हैं। कई लोग यहां हो जाएंगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ याद रखेंगे तो स में कंफ्यूजन उनको पैदा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, श शंकर वाला, शलजम वाला होना चाहिए शुश्रूषा में। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान देना, 4 ऑप्शन है और उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। जितने हमारे नए मित्र जुड़े हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, है ना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
आप तो जुड़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेचारा, बेचान, बेईमान, है ना, बेईमान और बेवकूफ। अब बताएं कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। मित्रों, इसमें बेधन चारा, बेधन चान, बेधन ईमान, इनमें तो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बे उपसर्ग का, ठीक है। लेकिन इसके बाद बेवकूफ में वकूफ कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। चारा, चार, है ना, ईमान, ये सब तो अर्थ वाले शब्द हैं ही, इसलिए बेवकूफ में मित्रों बे उपसर्ग के रूप में नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छी गति के साथ उत्तर दीजिएगा, पूर्ण ऊर्जा और उत्साह के साथ आपको उत्तर देना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, 4 ऑप्शन है और वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला ऑप्शन है दुर्वस्था, दूसरा ऑप्शन है गृहिणी, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी और चौथा ऑप्शन है रचयित्री, है ना। एक रचनाकार है, एक रचयित्री है, अभिनेत्री है। अब बताइए इसमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। मित्रों, निश्चित तौर पर सरोजनी, क्योंकि इसका शुद्ध रूप जो होता है वो होता है सरोजिनी, इनी प्रत्यय है, इसमें ध्यान रखना, सरोजिनी, ठीक है। इसलिए ये शुद्ध रूप है, वो अशुद्ध है, तो प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का है। दोस्तों देखिए कितनी गजब की बात है, विदेशी मूल का अच्छा नहीं है। ओहो, अब आपको बताना है कि विदेशी मूल का नहीं है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब देखिए कोशिश कीजिए उत्तर देने की, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न सरल से दिखते हैं और लगता है कि नहीं यार ये करूंगा मैं सही होगा, लेकिन कई बार जब वो गड़बड़ हो जाते हैं ना मित्रों, तो बहुत दर्द होता है हमको। तो आप देखिए जरा, ठीक है। तो आप देखिए, एक शब्द है कायल, ठीक है, दूसरा शब्द है चाय, तीसरा शब्द है तंबाकू और चौथा शब्द है विज्ञापन। अब कौन सा विदेशी मूल का नहीं है, 4 ऑप्शन में से कौन सा विदेशी मूल का नहीं है, यह आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, एक शब्द है कायल, यह अरबी भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है, तंबाकू पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन विज्ञापन संस्कृत भाषा का शब्द है। वी उपसर्ग लगा हुआ देखिएगा, तत्सम शब्द है मित्रों ये। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना मित्रों। तो आप देखिएगा, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही सरल सरल प्रश्न आपके सम्मुख आ रहे हैं, आप तो आनंद लीजिएगा और क्लास को अच्छा एंजॉय कीजिएगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, ये वाक्यांश है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, ये वाक्यांश है। अब इसके लिए एक शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। ये भी वैसे तो आप बता देंगे, लेकिन थोड़ा सा चूक गए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तो आप देख लीजिएगा। एक है अनभिज्य, एक है अज्य, एक है अभिज्य और एक है अल्पज्य। अब शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ ज्ञानी हो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा, थोड़ा का मतलब वो अल्प। तो मित्रों सही ऑप्शन कौन सा होगा, अल्पज्य। जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्य है दोस्तों, ठीक है। तो अगले शब्द प्रश्न की ओर बढ़ें। आप सभी मित्र अगर सहमति जताएं तो चलिए, बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, डिसबर्सिंग ऑथोरिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। डिसबर्सिंग, ये पारिभाषिक शब्दावली है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर में भी काम में आने वाली है, आरएस मेंस में भी, ठीक है। तो डिसबर्सिंग ऑथोरिटी के लिए पारिभाषिक, सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है मित्रों। तो इसका सही पारिभाषिक शब्द कौन सा, संवितरण है, बताएं। देखिए वितरण या संवितरण, बताएं जल्दी से, देखें कितने मित्र इसका उत्तर बता पा रहे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूं, जल्दी से देखें, कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से मित्र बताएं। वेरी गुड,
हाँ, अब आप देखिए यहां पर भी दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले अगर आप वितरण अधिकारी अगर आप कह रहे हैं तो गलत हो गया, संवितरण अधिकारी कह रहे हैं तब भी गलत हो गया, और वितरण प्राधिकारी कह रहे हैं तो भी गलत हो गया। इसलिए सही उत्तर है संवितरण प्राधिकारी। मित्रों ये पारिभाषिक शब्दावली है, जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक सही उत्तर नहीं आ सकता। इसलिए आपको ध्यान रखना संवितरण प्राधिकारी है, अधिकारी नहीं प्राधिकारी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? अब किसका संधि विच्छेद सही नहीं है वो देखना है। देखिए प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा ये तो सही है, मध्वरी मधुधन अरि ये भी सही है, यथेष्ट यथाधन इष्ट देखते हैं, और पावक पाव धन अक ये भी सही है, आव है। तो इष्ट में तो मित्रों ई छोटा चाहिए, इतनी सी गलती है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इन चार में से तद्भव नहीं है। ठीक है, आप बताएं। गेह, देह, धूल और फूल कौन सा तद्भव नहीं है? ठीक है, गेह, देह, लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगुर, धूल और फूल। तो आप सोचिए देह शब्द, देह शब्द जो है वो तद्भव नहीं है, बाकी सब तद्भव है। देह, बहुत बढ़िया, आप भी यही कह रहे हैं शायद, वेरी गुड, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुडिशियल ट्रिब्यूनल, जुवेनाइल ऑफेंडर, अप्रेंटिस और डिस्पोजल। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है यह पूछा गया है ना? हाँ, तो आप बताएं किस में सही पारिभाषिक शब्द है मित्रों? तो जुवेनाइल ऑफेंडर जो है ना वो बिल्कुल सही पारिभाषिक शब्द है। यहां जुडिशियल ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो न्यायिक न्यायाधिकरण इसका सही अर्थ होता है, अप्रेंटिस शिक्षु, और यहां डिस्पोजल निपटान, ये इनके सही हिंदी अर्थ हैं। इसलिए सही पारिभाषिक शब्द है जुवेनाइल ऑफेंडर, किशोर अपराध। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना, वेरी गुड। आप लोग भी बिल्कुल ठीक उत्तर दे रहे हैं। इसलिए चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, चक्षु श्रवा। मित्रों चक्षु श्रवा निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? चक्षु, चक्षु का मतलब क्या होता है? कान, और किससे है ना, चक्षु का मतलब नेत्र। ठीक है, और श्रवा यानी सुनना। तो आंखों से जो सुनने का काम करते हैं वो चक्षु श्रवा है। आंखों से जो सुनने का काम करते हैं वो चक्षु श्रवा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जो इतिहास लिखे जाने से पहले का है उसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा? ऐतिहासिक, प्राचीन, अर्वाचीन, प्रागैतिहासिक। इतिहास से भी पहले का है तो इसका मतलब प्राक धन ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक होगा। बाकी ऑप्शन तो चारों एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना, ऑप्शन तो चारों एक जैसे ही दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। हाँ देखिए, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा होनी चाहिए। कमाई तो एक प्रकार से काम, लड़ाई तो यहां पर लड़ या लड़ना, ठीक है, भलाई यहां भला, और यहां पढ़ से पढ़ाई। ये तीनों तो मित्रों क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन भला शब्द विशेषण है और ये कह रहे हैं कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये तीनों तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, लेकिन भलाई विशेषण से बनी हुई। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु, इनको वन वर्ड में क्या कहते हैं? योगी, तपस्वी, श्रमण या परिव्राजक। अब घूमने फिरने वाले साधु को हम क्या कहते हैं? आप लोग बताएंगे जरा, कौन कौन बता रहा है? हाँ शाबाश शाबाश, आ जाए, देखे उत्तर आ जाए आपका, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो आपने बता दिया परिव्राजक, घूमने फिरने वाला जो साधु है मित्रों उसको परिव्राजक कहते हैं, उसको परिव्राजक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर, राजभाषा विभाग की स्थापना, राजभाषा विभाग की स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? ये 1975 ईस्वी को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, पर ये किस मंत्रालय के अधीन की गई? ये अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में आया हुआ भी है, तो आप बताएं। तो मित्रों ये देखिएगा, ये गृह मंत्रालय के अधीन, कई बार हमें शिक्षा मंत्रालय या ऐसा कुछ ध्यान में आ जाएगा, है ना, तो हमें ध्यान रखना है, ये नहीं है मित्रों, है ना। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, हिंदी को भारतीय संविधान में कब से राजभाषा के रूप में, कब से कर दें इसको, कब से राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? देखिए, अपने ही देश में बहुसंख्यक भाषा को भी कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, तो ये अगर आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत रोचक भी है और बहुत दुखद भी है ना। बहुत बढ़िया, देखें आप लोग क्या बता पा रहे हैं, देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो मित्रों 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 जो है मित्रों, है ना, तो हिंदी को भारतीय संविधान में कब से राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बना दिया गया, ठीक है, और मान्यता दे दी गई। 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ तो पूरे देश में इस बात को एक प्रकार से लागू कर दिया गया कि हिंदी अब हमारी क्या है, राजभाषा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, शाबाश मित्रों, देखिएगा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तत्सम है। अब ये भी प्रश्न यूं तो सरल सा दिख रहा है, लेकिन आप इन चारों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अनुभव हो जाएगा कि प्रश्न इतना भी सरल नहीं जितना कि दिख रहा है। देखिए, दुर्बल, है ना, आदर, ठीक है, त्योहार और बिंदु, इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है मित्रों? तो त्योहार शब्द के लिए मित्रों तिथिवार अगर हम देखें तो ये तत्सम शब्द है, इसलिए त्योहार शब्द तद्भव हो गया। तो यहां हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, ये आपको देखना है। तो एक तो विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रगट, आग, पत्र, दही, दंड, शीर, शाख, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और किसमें सभी शब्द तत्सम, ये आपको ध्यान रखना है। सरल सा दिख रहा है लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हां, सभी शब्द तत्सम है ना। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है मित्रों? धैर्य, ठीक है। फिर बताएं, देखें, इसमें परख और प्रकट, ये बाकी देखिए तद्भव आ गया, ये भी तद्भव आ गया, ठीक है। इधर आप देखिए ये भी तद्भव आ गया। तो तत्सम कौन से शब्द हो गए? धैर्य, परख और प्रगट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? कोई उपसर्ग नहीं है, तो देखते हैं किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। मित्रों बेकार में तो बे उपसर्ग है ना, बेखबर में भी बे है, बेगुनाह में भी बे है, लेकिन बेलदार में कोई उपसर्ग नहीं, सीधी बात है। दार प्रत्यय के रूप में है, बेलदार हम बोलते हैं कई बार, जो मजदूर के रूप में काम करते हैं, है ना, कारीगर के साथ, उसको कई बार बेलदार कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? किस विकल्प में तत्सम और तद्भव? ये प्रश्न जरा हटके, ऐसा विकल्प बताना जिसमें तत्सम भी हो और तद्भव भी हो,
है ना। तो इसमें एक विकल्प ऐसा है, बाकी विकल्प में या तो सभी तत्सम होंगे या सभी तद्भव होंगे, है ना। तो आप देखें किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है। आंख, काक और आम। ठीक है, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही, गांव, बाघ, बिच्छू। तो आप देख सकते हैं यहां तत्सम और तद्भव दोनों होने चाहिए ना। तो देखिए ये काक तत्सम हो गया, आंख तद्भव हो गया, आम तद्भव हो गया, तो ये तो तत्सम हो गया, और ये तद्भव हो गया, ये तद्भव हो गया। ठीक है, ये तद्भव है, ये तद्भव है। ठीक है, और ये भी तद्भव हो गया। ठीक है, आसरा, पकवान, दही, ये सब तद्भव हो गए मित्रों। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आज प्रश्न आपके लिए 2-4 ज्यादा है, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 25 जनवरी है इसलिए पढ़ लेते हैं यार। कल तो सुबह आप भी बड़ा हर्षोल्लास के साथ, ठीक है, जहां अपने आसपास के विद्यालयों में जाएं, है ना, और कम से कम ध्वज वंदन करके आ जाएं, तिरंगे को एक सलामी ठोक कर आएं बड़े गर्व के साथ, क्योंकि ये दिन हमारे भाग्य में लाखों कुर्बानियों के बाद आया है। इसलिए हमें इस दिन पर फक्र करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। मित्रों देशज शब्द नहीं है, सीधा टोटका देशज शब्द है, टेटुआ, किवाड़, ये सब देशज है। लेकिन अखबार जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये विदेशी शब्द है। तो निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो अखबार देशज नहीं है, विदेशी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है मित्रों, मत्स्य शुद्ध, ध्यान देना। वापस शुद्ध है, क्योंकि इसका अशुद्ध रूप जो कई बार हम लिख लेते हैं और बोल भी लेते हैं, वापिस अशुद्ध है। सृष्टि बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन दृष्टा बोल लेते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप ऐसा होता है, ध्यान रखना, दृष्टा होता है। ठीक है, ये शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा, परिच्छद और परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है। एक है परिच्छद, दूसरा है परिच्छेद। तो परिच्छद का अर्थ होता है आवरण या ढका हुआ, और परिच्छेद का मतलब होता है भाग, खंड, अनुभाग। तो बिल्कुल ये पहला ऑप्शन ही ठीक बैठता है ना। ये आप शब्द युग्म वाला प्रश्न आ गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके सामने आ गया, है ना। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्पों में सभी शब्द शुद्ध हैं? आपको देखना है। इन ऐसे प्रश्न भी खूब सारे आते हैं, वाक्य शब्द शुद्धि के, कि भाई अब एक ही शब्द को शुद्ध नहीं करवाएंगे, एक ऑप्शन में 3-3, 4-4 शब्द रख दिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहां देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि मद्देनजर ये ठीक नहीं है, चारागाह ठीक है, तंदुरुस्त भी ठीक है, लेकिन सभी शब्द शुद्ध चाहिए। तंदुरुस्त गलत है, मद्देनजर ठीक है ना, और चरागाह गलत है, चरागाह गलत है, तंदुरुस्त बिल्कुल ठीक है, मद्देनजर गलत है। अब यह मद्देनजर राइट है, चारागाह राइट है, तंदुरुस्त राइट है। इसका मतलब सही ऑप्शन ये हुआ, मद्देनजर। ठीक है, हाँ, ध्यान में रखना है इस बात को कि वैकेंसी कभी भी आपके सामने आएगी, तैयारी करते रहना। हाँ, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, सरसी, आपगा, पयस्विनी, तटनी, तरंगिणी, बहुत सारे नदी के जो है पर्यायवाची है, लेकिन इसमें से एक शब्द ऐसा है जो नदी का पर्यायवाची नहीं है, और वो शब्द सरसी है मित्रों। सरसी तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और तालाब में ही सरसीज जन्म लेता है, आपको ध्यान हो तो, कमल जन्म लेता है। ठीक है, तो सरसी शब्द जो है इसी से सरसीज बना है ना। तो ये देखिएगा, सरसी का अर्थ होता है तालाब, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले है तो सब भाववाचक है, पर देखते हैं मूल शब्द क्या है। प्रथम विशेषण है, मूल शब्द क्या है? सुंदर, विशेषण है। मूल शब्द क्या है? सम, विशेषण है। मूल शब्द क्या है? मम, ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। क्या है? तो फिर ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। ममता शब्द है तो विशेषण है, लेकिन ये सर्वनाम से बना हुआ है, ये विशेषण से बना हुआ नहीं है। ऐसे हमें विश्लेषण करने की जरूरत रहेगी दोस्तों। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? केश का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना। कुंतल है, कच्छ है, सिरोरूह है ना, लेकिन सरोरूह नहीं है। सरोरूह तो कमल होता है ना। तालाब की आत्मा सरह तालाब होता है, तो ये तो कमल का पर्यायवाची है।
इसलिए मित्रों ये केश का या बाल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? ऋजु का वक्र है, सघन का विरल है, संग्रह का परिग्रह है, सम्मुख का विमुख है। सम्मुख का क्या है? विमुख है। तो आप देखिए ऋजु का क्या है? वक्र, बिल्कुल ठीक है। सघन का विरल है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सम्मुख का विमुख, ये भी ठीक है। लेकिन संग्रह और परिग्रह तो एक ही बात है ना? संग्रह और परिग्रह तो एक ही बात है। और परिग्रह का अपोजिट देखें तो अपरिग्रह होता है ना, कि कोई सामान वस्तु को इकट्ठा नहीं करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? वह अभी तक सो रहा है, सोना क्रिया अकर्मक है। बच्चा बहुत देर से रो रहा है, रोना क्रिया अकर्मक है। धावक मैदान पर दौड़ रहा है, यह भी अकर्मक है, क्योंकि क्या पूछने पर कोई उत्तर कर्म के रूप में प्राप्त नहीं होगा। उड़ा रहा है क्या, तो उत्तर आ रहा है पतंग। इसका मतलब यहां कर्म है, तो सकर्मक क्रिया के रूप में ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है हमारे यहां, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर वही बात है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए पढ़ तो क्रिया है ना, और उतराई खटाई, अब यहां देखिए, ठीक है, तो ये भी क्रिया से ही बना हुआ है, दौड़, ठीक है, और उतराई उतर, ये भी क्रिया से ही बना हुआ। लेकिन खटाई जो है, इसमें मूल शब्द क्या है? खट्टा। तो क्रिया, ये खट्टा तो विशेषण हो गया, तो विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, इसलिए दौड़ अपने आप में ठीक है ना? मतलब दौड़, उतराई, पढ़ाई, ये सब क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जिंदगी क्या है? एक दौड़ है। हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, इसलिए दौड़ते रहना है। फिर अगले प्रश्न पर, ओहो प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉम्बो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, है ना, इन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के ऊपर ऑफर जो है वो आज से ही प्रारंभ हो गया। जो इच्छा करते हो कि मुझे पूरा एक साथ कंटेंट चाहिए और तैयारी करनी है, तो स्वागत है, अन्यथा आप तैयारी करते रहें, है ना। ये केवल आपके लिए जानकारी है दोस्तों। और इसके लिए मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। कोर्स लेने के लिए डाउनलोड मत करें, कोई बात नहीं, लेकिन एक कोर्स हम सब ने जो है फ्री दे रखा है, उसका आपको लाभ लेना है। इसलिए आप सभी मित्र जो हैं ये कोर्स जरूर यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स है, निःशुल्क कोर्स है, आपको लेना है। और 300 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी यहाँ निःशुल्क है, तो जरूर आप डाउनलोड करेंगे। एक बार पुनः आप सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं गणतंत्र दिवस की। और आप और हम मिलकर स्वयं का, समाज का, राष्ट्र का विकास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। तो एक बार पुनः जय हिंद। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, मधुरम हिंदी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।